नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीत भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, की पॉइंट कोर्स की आज हमारी 9वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने आपको की पॉइंट की 8 क्लास करा दी हैं और इसकी 1 क्लास आनी और बाकी है। टोटल हमारी 10 क्लासेज होंगी और हमने क्रैश कोर्स में 21 क्लासेज कराई है। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी पुरानी क्लासेस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो साथियों, जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ साथियों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला हमारा की पॉइंट है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ये किसका कथन है? तो साथियों, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वैसे मैं ये अपने क्रैश कोर्स में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये कथन दिया था जेवी से ने। किसने दिया था? जेवी से ने। ठीक है, आप कमेंट में हमें बताएंगे कि जेवीसी जो थे ये कैसे इकोनॉमिक्स थे, क्लासिकल थे या फिर केन्सियन थे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये कथन जेवीसी का था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आय का संतुलन स्तर। ठीक है, देखो जब एडी बराबर एएस हो जाता है तो ये आय का संतुलन स्तर कहलाता है। अब यहाँ एडी बराबर क्या होता है? एडी जो होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग। ठीक है, जो टोटल मांग होती है वही कहलाती है। ठीक है, एएस हमारा होता है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यानी कि समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे कि एडी और एएस क्या होता है। ठीक है, जब समग्र पूर्ति बराबर समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति हो जाती है तो ये क्या कहलाता है? ये संतुलन का बिंदु कहलाता है। ठीक है, देखो अगर ये वाली कंडीशन, अगर इस वाली कंडीशन से मार्केट इधर उधर जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि असंतुलन बोलते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों से एक सूत्र निकलता है जो कि एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है और एस बराबर हमारा वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सी क्या होता है? सी हमारा कंजप्शन होता है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है और ये नेट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल आपको शामिल किया है इस क्वेश्चन में, तो न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखाते हैं। देखो एडी, यहाँ ए एस हमारा वाई हो गया। ठीक है, इस वाले सूत्र में रखेंगे तो जिस जिस चीज़ का मान आपको दिया है वो आप मान इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सी का मान हमारा 200 प्लस 0.8 वाई दिया है। ठीक है, 0.8 वाई दिया है और हमारा यहाँ आई का मान दे रखा है, आई का मान 600 दिया है। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर ये जो होता है ना, ये किसका मान होता है? ये मान हमारा होता है एमपीसी का। किसका? एमपीसी का 0.8। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, आगे सॉल्व करेंगे तो ये बाई माइनस 0.8 वाई हो जाएगा और 200 और प्लस 600 ये हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जब एक वाई में से 0.8 वाई जाएगा तो कितना बचेगा? 0.2 वाई बचेगा और ये हमारा 800 है। ठीक है, इसके बाद जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 800 बटे 0.2 हो जाएगा। पॉइंट जब हटाएंगे हम तो 0 बढ़ जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ 4000 आ गई। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। तो आपको इस तरह से जी का मान भी दे रखा होगा, एन एक्स का भी मान दे रखा होगा, तो आप इस वाले सूत्र में सारी चीज़ों को पुट कर बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे कि यदि एमपीएस बराबर 0.8 है तब के का मान क्या होगा। साथियों इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, के का सबसे पहले तो आपको के बराबर, के क्या होता है, गुणक होता है हमारा, ठीक है, मल्टीप्लायर होता है। इसका सूत्र क्या होता है, के बराबर 1/एमपीएस, के बराबर 1 - एमपीएस, ठीक है। ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा मान हो गया के का, ठीक है। अब के का मान निकाल लो आप, 1/1 - एमपीएस का मान कितना है 0.8, तो कितना हो गया 1 जब 1 में से 0.8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.2, पॉइंट से 0 पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, तो के का मान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। के का मान हमारा 5 आ गया। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने चौथे की पॉइंट के बारे में, डिस्पोजेबल आय क्या होती है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि प्रयोज्य आय क्या होती है। देखो अभी हमने बात की थी बाई डी के बारे में, सॉरी अभी हमने बात की थी बाई के बारे में। जैसे कि मान लो आपको बाई क्या है, आपकी इनकम हो गई, आपको इनकम मिल गई, तो क्या ये आपकी मतलब प्रयोज्य आय का मतलब होता है कि जितनी आप खर्च कर सके, ठीक है। मतलब इसमें से क्या होता है, जब आय में से हम क्या करते हैं, देखो ये तो आय हो गई हमारी, आय में से जब हम टैक्स को निकाल देते हैं तो हमारी क्या बचती है, प्रयोज्य आय बचती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो टी बराबर क्या है, या टी बराबर टैक्स है, और बाई डी हमारा डिस्पोजेबल इनकम हो गया, और बाई हमारा इनकम हो गया, ठीक है। तो जब टोटल इनकम में से हम टैक्स का पैसा माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, डिस्पोजेबल इनकम हमारा बचता है, प्रयोज्य आय हमारी बचती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 5वें की पॉइंट के बारे में, ठीक है। 5वें की पॉइंट के बारे में बात करेंगे, किसने सामान्य गुणक, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर तर्क को एक साथ प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर आप लगाएंगे सैमुअलसन। सैमुअलसन ने क्या किया था, सैमुअलसन ने सामान्य गुणक और तर्क को क्या किया था, एक साथ मिला दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। आगे हम बात करेंगे अपने छठे की पॉइंट के बारे में, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग कितने प्रकार की होती है। तो कीन्स ने जो मुद्रा की मांग के उद्देश्य बताए हैं या प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं, लेन देन मांग, एहतियाती मांग और सट्टा उद्देश्य, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे अपने 7वें की पॉइंट के बारे में, C बराबर A प्लस वी वाई दिया रहा है, ठीक है। मैं A बराबर क्या है, ठीक है, A बराबर क्या है ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ A बराबर होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि स्वायत्त उपभोग। अब आप बात करेंगे कि सर स्वायत्त उपभोग क्या होता है, स्वायत्त उपभोग क्या होता है। इसको हम एक नाम और देंगे, क्या नाम देंगे, जरूरी उपभोग। क्या नाम देंगे, जरूरी उपभोग। इसे जरूरी उपभोग या स्वायत्त उपभोग क्यों कहा जाता है, जैसे कि मान लो आप राम हैं, ठीक है, ठीक है, एक व्यक्ति श्याम है, ये 2 व्यक्ति हैं, ये क्या इसकी जो इनकम है ना वो 0 है और इसकी इनकम क्या है 10,000 है, ठीक है, सपोज आप कर लो। तो क्या राम की आय अगर 0 है तो क्या ये बिल्कुल उपभोग नहीं करेगा, अगर आय ये बिल्कुल नहीं कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल उपभोग नहीं करेगा, नहीं, ये उपभोग करेगा। तो इसी उपभोग को क्या बोलते हैं हम, इसी उपभोग को तो स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। ये जरूरी उपभोग होता है, चाहे व्यक्ति काम करे, पैसा कमाए या ना कमाए, इनकम उसकी हो या ना हो, ये उपभोग इसको करना पड़ेगा, किसके लिए, जीने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो श्याम कमा रहा है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये उपभोग करेगा। तो जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी आय नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको भी जीने के लिए मूल संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल संसाधनों के उपभोग को ही हम क्या बोल सकते हैं, स्वायत्त उपभोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपने 8वें की पॉइंट के बारे में। देखो मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया है, मांग और पूर्ति का नियम। देखो इस ग्राफ को अच्छे से आप देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे तो आपको मांग और पूर्ति दोनों को बहुत अच्छे से, दोनों नियम क्या होंगे,
बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि इन दोनों को एक ग्राफ में बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। देखो हमारा जो y अक्ष है इस पर प्राइस है और हमारा जो x अक्ष है इस पर क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि जो हम खरीद रहे हैं उसकी मात्रा है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर मूल्य हमारा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो ये हमारा क्या है, ये डी क्या है, ये डिमांड कर्व है, डी। ठीक है, डी हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। डी हमारा हो गया डिमांड कर्व। ठीक है, ये वाला ये डिमांड कर्व है, रेड वाला। ठीक है, और ये हमारा जो ग्रीन वाला है ये क्या है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है, क्या है हमारा, सप्लाई कर्व है ये। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, देखो इधर को प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, इधर को प्राइस बढ़ रहा है, इधर को क्वांटिटी बढ़ रही है। तो देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। देखो यहाँ पर ये वाली है, यहाँ पर इतनी डिमांड है, और जैसे प्राइस लो हो रहा है तो देखो डिमांड बढ़ रही है, बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे मांग का नियम आपका सिद्ध हो रहा है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मांग का नियम। आगे बात करेंगे पूर्ति के नियम के बारे में। देखो जो मांग का वक्र होता है ना, ये कैसा होता है, ये नेगेटिवली स्लोप का होता है। ठीक है, जबकि पूर्ति कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप का होता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे क्या होगा, जैसे जैसे हम सप्लाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। देखो प्राइस भी बढ़ा, देखो पहले यहाँ पर इतनी सप्लाई थी। ठीक है, तो प्राइस इतना था और क्वांटिटी इतनी थी। अब जैसे हमने प्राइस को यहाँ ले गई तो क्या हुआ, देखो ये यहाँ तक बढ़ गई। देखो क्वांटिटी बढ़ गई और हमारा पैसा भी बढ़ गया, मतलब प्राइस भी बढ़ गया। अब हम यहाँ से यहाँ ले गए जब इसको, तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारा प्राइस बढ़ गया और हमारी क्वांटिटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसके बीच, सप्लाई के केस में जो है, सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। लेकिन मांग और कीमत में कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। और एक ही ग्राफ के माध्यम से हमने आपको मांग और पूर्ति दोनों को समझा दिया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपने 90 की पॉइंट के बारे में। देखो आपने स्फीति पढ़ी होगी। ठीक है, मैंने भी स्फीति पढ़ाई है, यानी कि इन्फ्लेशन। क्या, इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा। और तो इन्फ्लेशन के कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे तो इन्फ्लेशन अगर पढ़ाएंगे तो एक क्लास अलग से बन जाएगी। मैंने यहाँ स्फीति के दो टाइप जो है, एक हमारे 10वें की पॉइंट में और एक हमारे 9वीं की पॉइंट में शामिल किया है। तो ये लागत जनित स्फीति की बात यहाँ कर रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि लागत जनित स्फीति क्या होती है। अब देखो जैसे कि मान लो आप राम है। ठीक है, आपने क्या किया, एक फर्म खोल ली। क्या खोल ली, फर्म खोल ली। और मान लो आपने फर्म किसकी खोली, मान लो आपने बिस्किट की फर्म खोल ली। ठीक है, बिस्कुट की फर्म खोल लिया आपने। ये फर्म आपने बिस्कुट की खोल लिया। ठीक है, अब क्या है कि मान लो, सपोज कर लो कि अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो जब आप बिस्कुट बनाएंगे तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो मान लो कि 2022 का भी अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, मान लो कच्चा माल आपको मतलब एक चीज मान लो कच्चे माल के लिए कि आपको ये इसका प्राइस जो है ना, प्राइस अभी मान लो कि 100 रुपये है। ठीक है, कच्चे माल में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए केवल कच्चे माल को एक वस्तु मान लेते हैं और उसका प्राइस मान लो 100 रुपये पर केजी मान लो। ठीक है, 100 रुपये पर केजी है। अब क्या हुआ कि आप 2023 के जनवरी में पहुंच गए, सपोज। ठीक है, किस में पहुंच गए, जनवरी में। ठीक है, जनवरी में पहुंच गए तो आपको वहाँ क्या खरीदना है,
कच्चा माल खरीदना है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, कच्चे माल को हम एक वस्तु मान लेते हैं। तो इसके प्राइस में क्या हुआ, इसके प्राइस में मान लो बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। अब ये 100 का मिल रहा था ना, अब ये 150 का मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपने ये क्या देखा कि आपकी जो लागत है ना, क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, जब कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट क्या होगी, आपको बढ़ जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो जब कॉस्ट की वजह से महंगाई आती है, कॉस्ट की वजह से मार्केट में क्या आती है, महंगाई आती है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम लागत जनित स्फीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपके समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे अपने 10वें और लास्ट की पॉइंट के बारे में। यहाँ हमने बात की है मांग जनित स्फीति, ठीक है, मांग जनित स्फीति। तो देखो भैया, जैसे कि आप अगर 2015 का डाटा उठा लें, ठीक है, 2015 का अगर डाटा उठाएंगे तो उस समय क्या थी, डीजल है, पेट्रोल है, ठीक है। इनकी डिमांड क्या थी, आज की अपेक्षा इनकी जो डिमांड थी ना, वो क्या थी, कम थी, ठीक है। लेकिन 2022 आते आते क्या हुआ, 2022 आते आते डीजल और पेट्रोल की जो डिमांड है वो क्या हो गई, 2015 की अपेक्षा बढ़ गई, ठीक है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ मांग जनित स्फीति आती है। यानी कि महंगाई जो होती है ना, महंगाई जो होती है वो किसकी वजह से होती है, मांग अधिक हो रही है, इसकी वजह से महंगाई होती है। जैसे कि आप सपोज करो कि आप एक दुकानदार हैं, क्या है, आप एक दुकानदार हैं, ठीक है। आप मान लो किसी चीज़ के दुकानदार हैं, आपने देखा कि यार इसकी मांग बहुत है। मान लो कि आप कोई एक वस्तु बेच रहे हैं, इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लोग इसको खरीदेंगे। अगर मान लो आप 10 रुपये की बेच रहे हैं तब भी बिक रही है ये, अगर आप 15 की बेचेंगे तब भी ये इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे, इसके जो प्राइस है ना वो बढ़ा देंगे। तो 10 रुपये से कितना कर दिया, 15 रुपये कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड की वजह से जब महंगाई आती है ना मार्केट में, तो उसे हम बोलते हैं मांग जनित स्फीति, ठीक है। और लागत जनित स्फीति मैंने आपको बता दिया है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी इसकी एक क्लासेस और बची है, वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। और हमारा 10 या 11 अक्टूबर से हम आपको न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको फुल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फुल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स। और हमारी जीएस की क्लास भी जो है 10 या 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, जिस पर अभी इन दोनों क्लासेस पर अभी हमारा काम चल रहा है, ठीक है।